नमस्कार, मैं पूजा रजवाल द पहाड़ी गर्ल उत्तराखंड से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिकारी जो कि आदमखोर जानवरों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, सर जॉय हुकिल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो आप वाकई में हमारे लिए प्रेरणा है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। सर आज हम आपको उत्तराखंड की जनता से मिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आपको जाने, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए सर। तो पहला क्वेश्चन है कि सर आप अपने बारे में थोड़ा बता दें, अगर आपकी पृष्ठभूमि। मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं और ये जो मैं काम करता हूं ये आदमखोर जो गुलदार हैं या बाघ हैं इनसे निजात दिलाने की, तो ये मैं पिछले 2007 से कर रहा हूं। 2007 में हमारे पास का जो ज़िला है टिहरी गढ़वाल का ज़िला, वहाँ पे एक आदमखोर गुलदार ने जो है वो 11 लोगों को मार डाला। तो उस समय के जो शिकारी थे, जो कि एक नामित शिकारी थे, वो वहाँ पहुँचे। तो वो लोग काफ़ी कोशिश करते रहे लेकिन उनके हाथ नहीं आ रहा था। तो मैंने भी वॉलंटियर करा और मैंने वन विभाग से ये कहा कि आप अगर मुझे मौका दे दें तो मेरे पास भी एक अपनी बंदूक है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप भी आ जाइए। तो इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि वो जो है उसको मैंने 5वें दिन जो है मार दिया। मैंने कोई ऐसा स्पेशल नहीं करा जो अन्य शिकारी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक बाय चांस की बात है कि वो मेरे हाथ से मारा गया। और उसके बाद जो है 2009 में करीब 2 साल के बाद फिर उसी रेंज में कहीं पे फिर एक नरभक्षी ने आतंक फैलाया। उससे काफ़ी दूर था वो इलाका, 50-60 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया और मैंने कोशिश करी और वो भी मेरे हाथों से मारा गया। और आप ये सोचिए कि 2009 से फिर लगातार मैं एक समाज सेवा के तौर पे इस काम को करते चला आ रहा हूँ। बाकी मेरा अपना काम है, व्यवसाय है, जो कि मैं अपने एक उसके लिए करता हूँ। और ये काम मैं सिर्फ वो आपके एक समाज सेवा के तौर पे करता हूँ। अच्छा, तो सर हम कह सकते हैं कि जो आपकी कला है शिकार करने की, ये सिर्फ मानव जाति की सुरक्षा के लिए आप ये करते हैं? जी हाँ, मैं आपको सच बताऊं कि देखिए शुरू में तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये एक इस किस्म की सेवा होगी। शुरू में तो मुझे ये लगता था कि यार मुझे भी बंदूक चलानी आती है, और मैंने कई कहानियाँ पढ़ी थी तो मुझे लगता था कि मैं भी मार दूंगा तो एक तस्वीर जो है मैं दीवार पे अपनी लगा दूंगा। तो आप ये कह सकती हैं कि शुरू में तो एक जोश था और जुनून था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे ये काम करता चला गया तो मैं बहुत करीब से मैंने उन लोगों को देखा है, उन परिवारों को देखा है और उन जगहों को देखा है जहाँ पे एक आदमखोर गुलदार लगने के बाद जो है वहाँ पे एक सामान्य जीवन जो है वो बिल्कुल पटरी से उतर जाता है। बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, औरतें जो हैं वो घास नहीं काट पाती हैं या फिर जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती। मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊं कि जहाँ पर भी एक आदमखोर गुलदार लगता है तो उस इलाके की एक सामाजिक और एक आर्थिक जो है वो स्थिति वो बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा जाती है। होता ऐसा है कि गांव का जो आदमी है उसकी जो आर्थिक जो है वो कामकाज वो उसका कृषि है या फिर जानवर पालने से है। लेकिन जैसे ही एक आदमखोर गुलदार वहाँ पे एक्टिव हो जाता है तो उनकी जो दोनों गतिविधियाँ रुक जाती हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है। और उसके अलावा जो उनका एक सामाजिक आना जाना है, दूसरे से मिलना जुलना, वो भी बंद हो जाता है। तो और बच्चों का जो है स्कूल जाना बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के और मैंने जब वो अधखाई लाशें देखी और मैंने जब परिवारों को बिलखते देखा तो मैंने देखा कि ये जो चीज़ है ये शौक से बहुत ऊपर की चीज़ है। तो अब मैं इसको एक समाज सेवा के तौर पे करता हूँ। और चाहे मेरा अपना कितना भी काम हो और कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ भी मुझे वन विभाग ने बुलाया है मैं ना गया हूँ। तो मैं तुरंत इसलिए इस काम के लिए चल पड़ता हूँ। और आगे भी मैं अगर जब तक मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं एक समाज सेवा के तौर पे इस काम को करता रहूँ। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आपकी लंबी उम्र की, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो सर परिवार वाले किसी भी जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे परिवार का बहुत अहम रोल होता है सपोर्ट का। तो आपके परिवार से आपको या आसपास के लोगों की क्या विचारधारा है? देखिए विचारधारा तो कई किस्म की होती है, दुनिया में हर किस्म की होती है। हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम अपना समय भी ख़राब कर रहे हो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो बहुत सी सारी चीज़ें कहते हैं, ये बड़ा ख़तरे का काम भी है और आपको वैसे भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये एक क्योंकि मैंने ये ठान ली है कि मैं ये करता रहूँगा और मुझे एक समाज सेवा करने का और मुझे ये लगता है कि मुझे ईश्वर ने एक ये तरीका दिया है जिससे कि मैं
कुछ काम आ सकूँ, तो मुझे इससे बड़ी तसल्ली एक मिलती है। और जहाँ तक परिवार का सवाल है, तो देखिए परिवार वाले तो आपके हमेशा ही आपको किसी भी काम करने से रोकते हैं, और ये तो खतरनाक काम है, तो इसमें ज़्यादा उनका प्रेशर रहता है। लेकिन अब वो जो है वो काम करते करते मुझे इतना समय हो गया कि अब उन लोगों ने भी बोलना छोड़ दिया। जी सर। तो सर आपका जो काम है वाकई में जोखिम भरा तो है ही। तो सर कभी ऐसा कोई घटना घटी आपके साथ जब आपको लगा हो, डर लगा हो आपको भी इस काम को करते हुए, या जब आपने कर लिया उसके बाद आपने सोचा हो? तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, और वो हिस्सा बनने पे ये होता है कि जो आपके सामने आता है आप उतना ही सोच पाते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि मुझ पे गुलदारों ने 3 बार जो है हमला किया है, लेकिन वो हमले में मैं बच गया और मेरी गोली भी उनके सही निशाने पे लगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं घर आता हूँ वापस और मैं सोचता हूँ बिल्कुल आराम से, तो कभी कभी मैं सिहर जाता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता था और वैसा भी हो सकता था, लेकिन वो सब बाद में होता है। जब आप उस ऑपरेशन का पार्ट होते हैं तब वो सारे ख्याल नहीं आते हैं दिमाग में। जी सर, बिल्कुल। सर और जैसे कि आप आदमखोर जानवरों को मारते हैं, तो सामान्य गुलदार और नरभक्षी गुलदार में तो अंतर होता है, तो ये कौन सी टेक्निक है कि आपको पता चल जाता है ये सामान्य गुलदार है और ये नरभक्षी जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि आजकल गुलदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और जब हम किसी एक इलाके पे जाते हैं तो वहाँ पे गुलदार कई नज़र आते हैं। तो हमारा सबसे पहले चैलेंज ये होता है कि एक तो हम उसको जो असली जो नरभक्षी है उसको किसी तरह से उसको पहचानें। तो उसके लिए अगर हमें किसी घटना स्थल से लाश के आसपास से अगर उसके पग मार्क्स मिल जाते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया आ जाता है कि साहब ये नर है कि मादा है, इसकी कितनी उम्र होगी, और इसको क्या कहीं ये घायल है। तो उससे हम उसकी क्या है एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि आसपास के जितने भी वहाँ पे हम सबसे पहले जाके ये देखते हैं कि गुलदार वहाँ पे कितने एक्टिव हैं, तो उनको फिर हम मॉनिटर करते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ है। और ये सब कुछ करने के बाद जो है, क्योंकि देखिए इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये जो हम काम करते हैं सिर्फ एक तजुर्बे वाली बात है। तो फिर हम किसी निश्चित एक उस पर नतीजे में पहुँचते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो है ये नरभक्षी होगा या नरभक्षी है, और उसके बाद हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो सर आपका जैसे कि पेशा आदमखोर जानवरों का शिकार है, तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने जान भी बचाई हो गुलदारों की? गुलदारों की, जी हाँ। होता क्या है कि मैंने देखिए ये तो अगर मैं आपको एक दूसरी तरीके से कहूँ और स्पष्ट तरीके से कहूँ, तो लोग ये तो देखते हैं कि साहब इन्होंने इतने मार दिए हैं। मैंने 37 तो मारे हैं। मेरे जो सीनियर हैं जो मुझसे पहले से काम कर रहे हैं, लखपत रावत जी, उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में काम किया, उन्होंने 50 से ऊपर वो भी मार चुके हैं। लेकिन आप वो सारे लोगों को ये तो दिखता है कि फलाने ने इतने मार दिए और फलाने ने इतने मार दिए, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक कहानी ये है कि देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पहाड़ों में सदियों से हम गुलदारों के साथ पीढ़ियों से रहते चले आए हैं, और हमारे पहाड़ों में बड़े हंसी मजाक में ये गाने भी बने हैं गुलदारों पे, और लोगों ने उसको बुरा नहीं माना है कि जबकि वो उसके जानवर उठा के ले जाता है। तो लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि साहब ये जो है जानवरों को तो इन्होंने मारना ही है। और ये मैंने बहुत करीबी से कुमाऊं के गाँव में और गढ़वाल के गाँव में इस चीज़ को महसूस करा कि वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब किसी प्रियजन को वो मार देता है तो वो फिर उनको बड़ा उससे आघात पहुंचता है, और तब वो उसके दुश्मन बन सकते हैं। और उस सूरत में देखिए हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है और कुछ जगहों पे हुआ भी है कि जब वो उसके एक दुश्मन बन जाएंगे गांव वाले ग्रामीण, तो वो एक बहुत ही आसान तरीका है पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग एक ऐसा तरीका होता है कि उससे कई गुलदारों की जान जा सकती है, क्योंकि आए दिन वो उनके मवेशियों को मारता रहता है। तो वो पॉइजन डाल के जो है उनको मार सकते हैं, और ये हो सकता है कि उस जहर से नरभक्षी ना मरे, और उसके अलावा जो आपके सामान्य जो गुलदार हैं वो मारे जा सकते हैं। और होता यह है कि जब एक शिकारी वहाँ पे जाता है और शिकारी जाके एक सही उसको चिन्हित करके आदमखोर को मार डालता है, तो लोगों को शांति हो जाती है, क्योंकि वो बाकी गुलदारों को या बाकी बागों को स्वीकार अपनी ज़िंदगी में पीढ़ियों से करते चले आए हैं। तो हमारा एक ये पहलू है जो कि लोगों को नज़र आता है कि इतने मारे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हमने इतने मारे हैं तो मुझे लगता है इससे कई गुना ज़्यादा हमने बचाए होंगे।
तो मैं सबको बताना चाहती हूँ ये कि ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर इनने, सर बोल रहे कि अगर 37 मारे हैं तो 100 से ज़्यादा शायद बचाए भी होंगे सर। बिल्कुल आप तो सही ये कह सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आज पहाड़ में मानव जाति व वन्य जाति दोनों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है, तो आपको न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता होगा। तो क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, आपका सवाल का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि पहाड़ों में जैसे आपने कहा कि संघर्ष बढ़ रहा है, ये वाकई बिल्कुल सत्य है। संघर्ष बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, और क्योंकि हम लोग बहुत करीब रहते हैं और हमने देखा है, देखिए क्या है कि दिन में जो लोगों का जो नुकसान करती हैं फसलों का, वो है एक बंदर प्रजाति। बंदर और लंगूर जो है वो इनकी फसलों को नुकसान कर देते हैं, और रात में जो है सूअर एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि आदमी का दिल टूट जाता है पहाड़ों में रहने का। और देखिए, पलायन के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो है ये जंगली जानवर भी है। अच्छा, उसके अलावा हमारे ये बीच बीच में ये जो हमारे गुलदार हैं, इनका हिंसक हो जाना, तो ये लोगों का मनोबल पहाड़ में रहने के लिए बिल्कुल तोड़ देते हैं। अच्छा, ये हिंसक क्यों हो रहे हैं? तो मैंने ये जो अपना इस बीच में इनके करीब रहा, जंगल के करीब, जानवरों के करीब, तो मुझे अपना ये लगता है कि ये जो जानवर हैं ये आदमी, ये बस्ती के करीब जो हैं ये रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, और इनको ये पता चल गया है कि बस्ती के करीब रहने से ये ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, और हमारे खाने पीने का यहाँ पे जो है इंतज़ाम ज़्यादा अच्छा है। अब आप ये देखिए कि आपके बंदर हमारे बहुत करीब आ गए हैं बस्तियों के, हमारे सूअर रात में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो आपके अन्य जानवर हैं, जब आप विभिन्न किस्म की फसलें उगाते हैं, आपके हिरन, चीतल, तो ये भी बिल्कुल बस्ती के करीब आ जाते हैं। तो गुलदार को भी उसी उसमें आता है, और गुलदार भी जो है वो भी बस्ती के बहुत करीब चला आया है, और उनको ये पता चल गया है जानवरों की कि आदमी के बस्ती के करीब रह के हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही सरल है। तो ये एक बड़ा एक परिवर्तन आया है जानवरों के अंदर। ये किसी एक जानवरों में नहीं आया, ये सारे ही जानवरों में मिलके परिवर्तन आया है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि इनको मारना एक मजबूरी है, तो जी हाँ, एक मजबूरी है इनको मारना। जो हिंसक हो जाते हैं, अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो होता यह है कि कई बार मुझे मेरा अपना बहुत ज़रूरी काम होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, अगर कहीं से कॉल आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही कॉल मिलती है तो फिर मुझे फिर वही चेहरे और वो परिवार याद आने लगते हैं, तो फिर मैं अपना काम छोड़ के, मुझे लगता है कि मैं इनकी मदद कर पाऊँगा, तो मैं चल पड़ता हूँ। सर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका काम ही ऐसा है कि कई लोग निंदा करते होंगे, बहुत लोग आपको मिलते होंगे, तो सर वहाँ पे आप एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, जो ये नहीं देखते कि किस लिए मारा जा रहा है, सर उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं, देखिए, ऐसा है कि दुनिया में बड़ा, ये हमारी दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है। देखिए, अगर एक ही सब्जेक्ट पे हर एक ही किस्म से सोचे तो ये दुनिया नहीं चलेगी। तो ये दुनिया इसीलिए अच्छी है कि एक ही विषय में हम लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और विचार, आदमी, एक विचार ही ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने कोई भी विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा ये कहना है और ये सोचना है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप विचार ज़रूर बनाइए, लेकिन आपको पहले उस हकीकत को महसूस करना चाहिए, सुन के नहीं, वहाँ पे रह के, और वो सारी उन परिस्थितियों से गुजरना चाहिए जो कि वहाँ के लोग एक फेस कर रहे हैं। और जब आप उन परिस्थितियों से गुजर जाएं, और उसके बाद आप कोई भी ओपिनियन बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ओपिनियन खामोखाम बैठ के बना रहे हैं किसी के खिलाफ में, तो मुझे लगता है वो आप नाइंसाफ़ी दूसरे के साथ तो कर रहे हैं, मुझे लगता है खुद के साथ भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जब हम देखते हैं कि किस तरह से 2 महीने के बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को, साल के बच्चे को जब गुलदार ले जाता है आंगन से उठा के, तो उस टाइम उनके परिवार वालों की मनोस्थिति होती है, वो सिर्फ परिवार वाले जान सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, हमसे जुड़ने का। आप इस तरह का काम कर रहे हैं, वाकई में आप प्रेरणा है सर। धन्यवाद बहुत बहुत।